विजय संकल्प यात्रा के समापन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। सीएम धामी ने रक्षा मंत्री का किया स्वागत। उत्तरकाशी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का हुआ समापन। भाजपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की लागत से बन रही सड़क का कैबिनेट मंत्री ने किया शिलान्यास। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क बनाए जाने की कर रहे थे मांग। उत्तराखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे पौड़ी गढ़वाल। डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीकोट खेल मैदान का किया निरीक्षण। 8 जनवरी को खेल मैदान का किया जाएगा लोकार्पण। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी पहुंची खटीमा। गीता धामी स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में हुई शामिल। गीता धामी ने लोगों को किया संबोधित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। वक्त हो गया है उत्तराखंड विशेष का, और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो वो उत्तराखंड जो चुनावों की दहलीज पर है, चुनावों के मुहाने पर है, और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता के दिलो दिमाग में छाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, जिसका समापन आज हो गया है। दरअसल 4500 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा 70 विधानसभा क्षेत्रों में चलती रही। विजय संकल्प यात्रा के समापन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत किया। उत्तरकाशी में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का जोशियाड़ा में समापन हो गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई अन्य दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। इधर भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाखों की लागत से बन रही सड़क का कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जल्द ही भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति कराने की बात कही। भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काफी लंबे समय से सड़क के निर्माण की मांग को लेकर भी क्षेत्र के लोगों की तरफ से ये बात उठाई जा रही थी। लोगों की मांग को देखते हुए कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में सड़क खराब होने की वजह से स्वास्थ्य केंद्र में पानी जमा हो जाता था और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। इसके चलते सड़क का शिलान्यास किया गया है। साथ ही जल्द उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों की नियुक्ति भी की जाएगी। बिल्कुल बरसात में रास्ता कीचड़ हो जाता था। इसमें जो सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत किया गया है 8 लाख रुपया, और यहाँ पर 180 मार्ग बनेगा। इसलिए इससे लोगों के जो इस क्षेत्र के जो मोहल्ले के लोग हैं, स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, इससे सड़क बनने से यहाँ के लोगों को इससे बहुत। और इधर उत्तराखंड सरकार में उच्च शिक्षा, सहकारिता और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल पहुंचे, जहां डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीकोट खेल मैदान का निरीक्षण किया। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीकोट में बनाए जा रहे खेल मैदान का 8 जनवरी को लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि खेल मैदान का नाम CDS विपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। धन सिंह रावत ने कहा कि ऐतिहासिक जनसभा के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी, और अगर कोई खेल प्रतियोगिता होगी तो हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था भी यहां पर रहेगी। इसके अलावा डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि खेल मैदान में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 6 ट्रैक का मैदान भी रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं भी हो सकेंगी। डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये मैदान आने वाले समय में खेल प्रतिभाओं को उभारने के साथ साथ श्रीनगर में होने वाली ऐतिहासिक जनसभाओं का भी गवाह बनेगा। देखिए, जो हमारा श्रीनगर सिरकोट का स्टेडियम बन रहा है, ये पूरे उत्तराखंड का सबसे बेहतरीन स्टेडियम बन रहा है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि श्रीनगर एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र है। हजारों छात्र छात्राएं यहाँ पे पढ़ते हैं,
और करोड़ों रुपए की लागत से स्टेडियम बन रहा है। 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी और मैं इस स्टेडियम का उद्घाटन करने वाले हैं और एक प्रस्ताव में कर रहा हूँ अब कि 8 तारीख को हम इस स्टेडियम का नाम जो है जो हमारे सीडीएस थे और देश की रक्षा के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और देश के लिए वो शहीद भी हो गए हैं, जनरल बिपिन रावत जी के नाम से स्टेडियम का। इधर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी खटीमा पहुंची, जहां स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें गीता धामी भी शामिल हुई। इस दौरान गीता धामी ने लोगों को संबोधित किया, कहा कि महिलाओं के लिए केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य में पुष्कर सिंह धामी की सरकार निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, जिसमें महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए निरंतर नई नई योजनाओं को धरातल पर लाने का कार्य किया जा रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। साथ ही गीता धामी ने कहा कि पूरे प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी हर वर्ग हर क्षेत्र में विकास की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गीता ने कहा कि खटीमा क्षेत्र को भी भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल करने की घोषणा की गई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही मानसरोवर की यात्रा अब हमें दूसरे देशों के भरोसे नहीं करनी पड़ेगी। मानसरोवर यात्रा भी अब सुगम और सुरक्षित होगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और ओएनजीसी के सहयोग से हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को, महिलाओं को वाद्य यंत्र जो है दिए गए हैं, जिससे कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें आत्मनिर्भर बने और स्वयं सहायता समूह के लिए वो इतनी सारी योजनाओं को लेकर के आए हैं, जिससे कि आज महिलाएं अपने पैरों में खड़ी हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, सक्षम बन रही हैं। और आज जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री धामी जी भी स्वयं सहायता समूह के लिए कार्य कर रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं और उससे महिलाएं बहुत ही खुश हैं, बहुत ही जोश उनमें है, बहुत उत्साह है। इधर पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मसूरी में पड़ रही ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही निचले इलाकों में भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होने पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने और सरकार की तरफ से कोविड के नियमों का पालन कराने को लेकर भी योजना तैयार की गई है। मसूरी में बर्फबारी होने के बाद यहां की यातायात व्यवस्था और कोविड के नियमों का पालन कराना पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और इसके लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार दिख रही है। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अब की बार 60 पार का लक्ष्य तय किया गया है। बात अगर उत्तराखंड के रुद्रपुर विधानसभा की करें तो भाजपा के वरिष्ठ विधायक 2012 से इस विधानसभा से विधायक हैं और लगातार जनता के बीच दिखाई भी देते हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने खास बातचीत की है, जानने की कोशिश की है कि 2022 में उनकी क्या तैयारियां हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ चुके हैं। कल के बाद चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तारीखों को ऐलान कर सकता है और आचार संहिता लग सकती है। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए आज मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो उत्तराखंड की राजनीति में काफ़ी वजूद रखते हैं और रुद्रपुर विधानसभा की अगर बात करें तो इनके सामने कोई भी टक्कर देने के लिए खड़ा नहीं हो पाता है। अगर खड़ा होता भी है तो उसको हार का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुदर्शन, बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहेंगे आप? विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे में क्या कुछ तैयारियाँ आपकी हैं? भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है तो साथ ही जो हमारा संगठन है वो निरंतर 5 वर्षों तक प्रतिदिन कोई ना कोई कार्य करता रहता है। वो जो डेली के कार्य हमारे जो बीजेपी कार्यक्रम देती है, उस कार्यक्रम के बहाने हम लोग आम जनमानस से जुड़े होते हैं। जनता से भारतीय जनता पार्टी की दूरी कभी हो नहीं सकती। नरेंद्र मोदी जी जो आम जनता के दिल में राज करते हैं, उन्हीं की तर्ज पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी वास्तव में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो उत्तराखंड की धरती पर नहीं हुए।
विधायक जी, पुष्कर सिंह धामी तो हैं ये जनता के सीएम, क्योंकि जब से उन्होंने कमान संभाली जनता के बीच दिखाई जाते हैं। ठीक वैसे ही आप भी जब से विधायक बने हैं तो आप भी लगातार जनता के बीच है। तो वादे इस बार चुनाव में क्या होंगे, क्योंकि 2017 में भी आपने वादे किए थे, क्या वो वादे आपके पूरे हो गए हैं और इस बार चुनाव में क्या कुछ वादे आपके होंगे? मैं तो शेरों की तरह वादा करता हूं। जो मैंने वादा किया था कि नजूल भूमि पर फ्री होल्ड की कार्रवाई करने का निस्तारण नहीं कर पाया तो फरवरी 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरे सरकार की वजह से, मेरी बीजेपी की वजह से, मेरे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की वजह से ये कार्य बहुत आसान हो गया। मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया, हाई कोर्ट भी गया, लेकिन मेरी सरकार ने मेरी रक्षा की, मेरे चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अगर हम बात करें लव जिहाद की, लैंड जिहाद की, भू कानून की, तो ये सब विषय जो है उत्तराखंड में प्रमुख मांग हो रही है इन कानून को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लव जिहाद हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक माध्यम है। जैसे भारत माता को डैन कहता था आजम खान, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसके कर्मों की सजा उसको दी। वो व्यक्ति जिसके खिलाफ 90 एफआईआर हुई, उस 90 एफआईआर में 85 से अबव मुस्लिम समाज ने की। एक ऐसा घिनौना चेहरा था वो। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जो हिंदू को मारने में विश्वास रखते थे, आज वो कहाँ हैं? उन सबको उनकी औकात किसी ने बताई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बताई है। मुद्दों पर क्या अगर सरकार बनती है दोबारा भाजपा की तो कानून बनवाने का प्रयास करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी दिली इच्छा है जो भी व्यक्ति नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार करे उसको पॉस्को में तो करते ही हैं। मेरी दिली इच्छा उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। मेरी दिली इच्छा है जो हमारी संस्कृति को नष्ट करे उसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है। वो लोग जो बच्चों को कुछ समझते नहीं है, जो महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं, तो महिलाओं का निरंतर लगातार शोषण करते हैं, उन्हीं की महिलाओं की वजह से आज 3 तलाक का मामला हल हो पाया। आज जो महिलाओं को उपहास की वस्तु समझते हैं, आज उनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य आएगा। वो लोग जो बच्चों की पैदावार को बढ़ावा देकर और लव जिहाद के माध्यम से हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए जो भारतीय संस्कृति को कुचलना चाहते हैं, भारत का ताना माना ध्वस्त करना चाहते हैं, वो अशफाक उल्लाह के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे, वो वीर अब्दुल हमीद के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे, वो अब्दुल कलाम के पदचिन्हों पर नहीं चल रहे, वो देश को कुचलना चाहते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। बात अगर राजनीति की करें तो आम आदमी पार्टी भी इस बार जो है मैदान में कूद चुकी है अपने मुख्यमंत्री का दावेदार लेकर। तो बीजेपी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, मगर कांग्रेस जो है वो उलझी हुई है, अभी तक अपना सीएम उम्मीदवार का चेहरा डिक्लेयर नहीं कर पा रही है। ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी कांग्रेस। पहले 70 में से 11 एमएलए थे, आप देखना ये जितना मर्जी कर ले। अरे पहले अपना घर तो एक कर लो। प्रीतम सिंह कहते हैं मेरा चेहरा होना चाहिए, किशोर उपाध्याय कहते हैं मेरा चेहरा होना चाहिए, हरीश रावत कहते हैं मेरा चेहरा होना चाहिए, उनके विधायक कहते हैं अगर हरीश रावत आया तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इनका खुद का कुनबा तो एकदम टूटा फूटा पड़ा है। ये क्या मुकाबला करेंगे मेरे पुष्कर सिंह धामी जी का? नारा आजकल बहुत लग रहा है उत्तराखंड ने भरी है हामी, अब की बार फिर से धामी। क्या आप भी इसके साथ ही समर्थन करते हैं? बिल्कुल 100%। हमें तो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम करना है और धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को ऊंचाइयों पर ले जाना है। एक अंतिम सवाल आपसे, अब की बार 60 पार क्या वाकई में बीजेपी 60 पार करके विपक्षियों को ढेर कर देगी? बिल्कुल, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं ना, हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ इनके पास सामग्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कलंक का टीका लगा के तो देखो, किसी के माथे पर को कलंक को। मैं विधायक हूँ, जिस दिन कोई साबित कर देगा विधायक राजकुमार ठुकराल ने यहाँ से ले लिया, वहाँ से ले लिया, मैं इस्तीफा दूंगा, संन्यास लूंगा। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। धन्यवाद विधायक जी। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करी और कहा है कि उत्तराखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में सरकार बनेगी और 60+ का इन्होंने दावा किया। अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि चुनाव में मतदान करके जनता किस पर विश्वास जताती है। कैमरा पर्सन डिस्पर्स के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज, रुद्रपुर। इधर बासपुर में ग्रामीणों ने एसडीएम को कोसी नदी के किनारे अवैध खनन किए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम जोगीपुरा में कुछ लोगों की तरफ से कोसी नदी के किनारे प्रतिबंधित खनन क्षेत्र में कृषि भूमि के समतलीकरण की अनुमति लेकर उसमें अवैध खनन किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि बीते कुछ महीने पहले कोसी नदी में आए तेज बहाव से काफी गहरे गड्ढे हो चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यायालय की तरफ से पहले ही क्षेत्र में खनन कार्य बंद करने
करने के आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की तरफ से अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों ने कहा है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। मांग ये रखी है कि हमारे गांव में जो बंद क्षेत्र है उसमें समतलीकरण का कार्य चल रहा है, उस कार्य को रुकवाने के लिए हमने ये काम किया है। सर परेशानी तो सब जगह है ऐसी कि हमारे गांव में जो ये कटाव हुआ है बिल्कुल गांव के किनारे से है और गांव बहने के कगार पर है। अगर ये समतलीकरण होता तो गांव नहीं बचेगा हमारा। हम ये चाह रहे हैं कि वो समतलीकरण रोका जाए। हम धरने पे बैठ जाएंगे और क्या होगा फिर। उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करवाएंगे वहाँ से, फिर देखते हैं क्या है। इधर भाजपुर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश की सरकार बनने जा रही है। इस बार उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी परिवर्तन जरूर लाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का प्रयास करेगी। पहाड़ों से हो रहे पलायन पर उन्होंने कहा कि ये गंभीर विषय है और जिस पर समाजवादी पार्टी संज्ञान लेते हुए पलायन को रोकने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। इस दौरान भुवन जोशी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट के रूप में मैं काम कर रहा हूं। मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर है और उसी क्रम में आज यहां पर भी प्रेस वार्ता का आयोजन हमारे सहयोगियों के द्वारा किया गया है। माननीय रवि छाबड़ा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य है, इनके द्वारा ये आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है जिसमें मुझे आने का सौभाग्य मिला है। और लगातार समाजवादी पार्टी के आंदोलनों को गति देने के लिए हमारा विस्तार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत आज मैं उत्तराखंड में आया हूँ। तो मैं आपके मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तराखंड की महान की जनता को, जिनके कारण हमें हरिद्वार जैसी संसदीय क्षेत्र में अपना सांसद चुनने का अवसर उन्होंने दिया और मिला हम लोगों को सांसद। उधम सिंह नगर के किच्चा में सैकड़ों ग्रामीणों ने सीलिंग की सरकारी भूमि पर स्थानीय भूमिहीनों को बसाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला। इस दौरान ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी समिति साल 2002 से लगातार भूमिहीनों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से गठित की गई समिति की रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, जबकि खुरपिया फार्म और पराग फार्म की भूमि पर भूमाफियाओं की तरफ से लगातार अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि सीलिंग एक्ट का मुकदमा चलाने के बाद साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार ने हजारों एकड़ भूमि को अधिग्रहित कर लिया था। ग्रामीणों ने कहा कि सीलिंग एक्ट के तहत निकाली गई भूमि पर गरीब भूमिहीनों का अधिकार है, लेकिन अब भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। ग्रामीणों ने उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मांगे केवल यही है कि जो 485 एकड़ भूमिहीनों के लिए आरक्षित गई है वो भूमिहीनों में तुरंत वितरित किया जाए और इलेक्शन से पहले किया जाए। एक समिति इन्होंने बनाई थी जो कि भूमिहीन प्रमाण पत्र जारी करना था, वो भी नहीं जारी हुआ, जो एसडीएम कार्यालय से हुई थी। वो लेटर भी हमारे पास है। मैं एसडीएम साहब से यही बात कही कि सर हम आप उससे जवाब लेने आए थे। वो बोले मैं छुट्टी पर हूँ मैडम, आप हमारे कार्यालय को दे दीजिए। मैंने कहा सर मैं आपसे जवाब भी चाहती हूँ, कुछ सवाल है मेरे मन में। उन्होंने कहा कि मैडम जो भी होगा, अब आज तो मैं छुट्टी पर हूँ, हमारे कार्यालय को दे दीजिए। मैंने उनको सारी बातों से अवगत करा दी और मैंने कह दिया सब 1 हफ्ते का टाइम मैं दे रही हूँ आपको। अगले सोमवार को 10 तारीख को हम फिर आएंगे, एसडीएम से जवाब लेंगे और उस दिन हो सकता है कि इनको पट्टा देना पड़े या भूमिहीन प्रमाण पत्र देना पड़े। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं किच्चा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश सचिव भूपेंद्र चौधरी बबलू किच्चा शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तरफ से जारी की गई सूची में किच्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बबलू को उत्तराखंड प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही किच्चा में युवा नेता भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश सचिव बनाए
बनाए जाने से कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखी गई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता को सम्मान मिलता है। नवनियुक्त प्रदेश सचिव भूपेंद्र चौधरी बबलू ने प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से पालन करके पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। देखिए, बबलू चौधरी को जो पार्टी ने एक सम्मान दिया है और बबलू चौधरी को प्रदेश सचिव बनाया गया है, उसके लिए मैं पार्टी हाईकमान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये पद उनको मिलना चाहिए था। वो इससे पहले नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं और हर वक्त वो हर आदमी के साथ चलने को तैयार रहे। वो वाकई इस पद के पात्र थे और पार्टी ने उनको सम्मान दिया। दूसरे, जैसे आपने कहा कि क्या तैयारी चल रही है, हम लोगों की कांग्रेस की पूरी टीम रोज़ सुबह 7 बजे से लेके और 10-11 बजे तक घूमते हैं। डोर टू डोर जाके हम लोग कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन है कि अब की बार उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनेगी, जिसको बनने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है पार्टी का, हाईकमान का। बबलू चौधरी जी को प्रदेश सचिव बनाया गया है, उससे पार्टी मजबूत होगी और चुनाव में भी उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, ऐसा हम मानते हैं। आज कार्यकर्ताओं ने बबलू चौधरी के कार्यालय पहुंचकर उनको बधाई दी है और ये कहा है कि आप पार्टी के लिए डटे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बबलू चौधरी जैसे व्यक्ति को पद मिलना भी चाहिए था, उनका ये कद बनता है, अधिकार बनता है, उनको मिला है, इसके लिए बधाई। जन समर्थन चल रहा है, घूम रहे हैं, जो पार्टी ने ड्यूटी दी है उसको पूरा कर रहे हैं। बाकी हाईकमान का काम है, जो हाईकमान करेगा उसको करना है, जो हमें करना है वो हम काम को कर रहे हैं। आज इस मुकाम पे पहुंचने में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मेरे गुरु तिलक राज बेहड़ जी, गुरु महाराज हरीश रावत जी, दोनों का बहुत बहुत आभार। और उससे ज़्यादा मैं जिन मेरे युवा साथी जो मेरे साथ दिन रात चलते रहे, हम लोग पार्टी के लिए काम करते रहे, वो उस मुकाम पे उन लोगों ने पहुंचाया, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। देखिए राजू जी, टिकट अभी किसी का फाइनल नहीं है, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं, सुबह को जो हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, जबरदस्त कांग्रेस के लिए एक तरह से आंधी तो तूफान की तरह चल रहा है एकदम। हर पब्लिक इस बार साथ है, परिवर्तन आना। कोटद्वार में सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और इसी क्रम में कोटद्वार के गोविंद नगर स्थित श्री गुरु नानक सिंह सभा ने गुरुद्वारे में लेकर नगर के मुख्य मार्गों पर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां निकाली गई। इस यात्रा में सिख समाज के महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मानवता को शांति, प्रेम, करुणा, एकता और समानता की सीख दी। वहीं नगर में जगह जगह श्रद्धालुओं की तरफ से लंगर की व्यवस्था भी की गई। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में कांग्रेस की कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए एसडीएम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी में जल्द प्राइवेट एस्टेट्स के नोटिफाइड और डी नोटिफाइड किए जाने को लेकर भी कार्रवाई करने की मांग की। महिलाओं ने अपनी मांग जल्द पूरा करने की मांग की। दरअसल जसबीर कौर ने कहा कि पहले करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार की तरफ से सर्वे ऑफ इंडिया से 2018 प्राइवेट स्टेट्स का सर्वे कराया गया। वहीं सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन जिला अधिकारी की तरफ से सर्वे रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। इससे सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो पा रही है। लोगों को भारी परेशानियों का जिसकी वजह से सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में लगभग 218 प्राइवेट नोटिफाइड स्टेट हैं, जिसमें से 42 स्टेट्स के नक्शे नगर पालिका परिषद मसूरी के पास उपलब्ध न होने के कारण इन 42 स्टेटों का MDDA और वन विभाग मसूरी की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च करके सर्वे इंडिया से करवाया गया। इन स्टेट्स की जांच संयुक्त उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी को दी गई, लेकिन जांच पूरा होने के बावजूद भी इन स्टेट्स पर निर्णय नहीं लिया गया, जिससे वो नोटिफाइड हैं या डी नोटिफाइड हैं इससे पता नहीं चल पाता, जिससे इन स्टेट्स की संपत्ति के मालिकों को मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिए भारी असुविधा का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए सर्वे करने के लिए
बीते दिन मसूरी में रेस्टोरेंट के कर्मचारियों की तरफ से पर्यटक पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वहीं मसूरी युवा संघर्ष समिति की तरफ से मसूरी में लगातार पर्यटकों के साथ अभद्रता और रेस्टोरेंट के कर्मचारी की तरफ से पर्यटकों पर हमला करने की घटना की घोर निंदा करते हुए मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर प्रदर्शन किया गया। समिति ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि बाहर से आने वाली कंपनियों को मसूरी में आने से रोका जाए, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी यहाँ पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराए जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी के स्थानीय युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां अपने साथ बाहर के आदमी ला रही हैं। वहीं लगातार पर्यटकों के साथ अभद्रता और मारपीट की जा रही है। सोच लो पहले, बस हो गया। देखेंगे इसे कि 2 साल से हम कोरोना के हेड देख रहे हैं। मसूरी में ना रोजगार है ना कुछ है। अब थोड़ा रोजगार खुला है तो इसमें ऐसी अभद्रता कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो हम चाहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी बंद हो और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। जैसे आप सोच रहे हो, कल आप ये देखो कि चाय सुट्टा बार करके यहाँ मसूरी में एक नया प्रतिष्ठान अभी खुला है। इसके बारे में मैं तो अभी सुना है। तो आप ये सोचो कि इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद यहाँ मसूरी के अंदर कल टूरिस्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, चाकू से उसको घायल कर दिया गया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा आशीर्वाद के अंदर भी इसी तरह की घटना सामने आई। हम कह रहे हैं मसूरी में पर्यटकों को आने के लिए क्या है, अपना रोजगार है, इतने लोगों को रोजगार देते हैं और आज के डेट में इस तरीके से उनके साथ अभद्र व्यवहार होगा तो किस तरह के चलेगा। आप सोचिए, मसूरी में जितने भी पर्यटक हैं, जितने भी आप दुकानदार देखोगे, हमने बचपन से लेकर अभी तक इतना बड़ा हो गया, दुकानदार हमें किराए पर राशन वगैरह दिया करते थे, कभी उन्होंने इस तरीके से कोई घटना सामने नहीं आई। लेकिन बाहर की कंपनी आजकल देखो ये इस तरीके से आगे कर रहे हैं, कैसे चलेगा आप सोचिए। बाहर से जितने भी लोग ये दुकानदार आके, कंपनियां आके बाहर को मसूरी की जो एक अस्मिता है उसको जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एक छोटा सा, हमारे साथ सारे भाई लोग जुड़े हुए हैं। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना हम बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस, ना आम आदमी, किसी से भी नहीं। इधर मसूरी माल रोड के पास एक निजी जनरल स्टोर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान का ताला तोड़कर दुकान का सामान और कुछ नकदी पर उन्होंने उसे चोरी कर लिया और वहीं इस वारदात की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोरोना को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में पूरे देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के बीच राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को टालने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को वर्तमान हालातों को देखते हुए स्थिति के बारे में पूछा। कोर्ट ने कहा कि सरकार बताए कि क्या राज्य में वर्चुअली रैलियां संभव हैं और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा है कि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में क्या ऑनलाइन वोटिंग भी कराई जा सकती है। वहीं सच्चिदानंद डबराल की तरफ से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NS धानिक की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी कर पूरे मामले में आगामी 12 जनवरी को शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भारत निर्वाचन आयोग को कहा है कि वो वर्चुअल रैलियों के साथ ही ऑनलाइन वोटिंग कराने का विकल्प भी रख सकते हैं। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की तरफ से नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हंसराज सचदेवा ने किया। वहीं पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष सैनी और 4 नवनियुक्त प्रदेश सचिव रश्मि चौधरी, सुधीर शांडिल्य, विकास त्यागी और पंकज सैनी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता हंसराज सचदेवा ने कहा कि उत्तराखंड के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस ने मजबूती से कदम बढ़ाने के लिए जिन पदाधिकारियों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है वो निश्चित ही सरकार बनाने में कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनकी कार्य क्षमता और योग्यता के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों ने प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि नए पदाधिकारियों की नियुक्ति से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।